हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अवधान एजुकेशन। मेरा नाम निधि है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और फेस्टिवल शुरू हो गए हैं तो अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी चैनल एंड ऑल्सो हिट दी बेल आइकन सो दैट चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टू बिगिन विद, many congratulations to all those who made it to the UPSC mains this year. जिनका नहीं हुआ है, डू नॉट गेट डिसहार्टेंड, जस्ट आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, राइट। कहाँ पे गलतियां हुई हैं, कौन सी चीजें छूटी हैं, क्या रहा है, एंड ट्राई एंड ओवरकम देम। यू हैव योर एग्जाम इन जून नेक्स्ट ईयर, सो ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो जस्ट डोंट ले डाउन, टाइम मत खराब करो, जस्ट स्टार्ट अगेन, राइट। जो लोग मेंस लिखेंगे प्लीज आंसर राइटिंग पे फोकस करो अपना, और अपना ऑप्शनल पेपर बहुत अच्छे से तैयार करो, दैट कैन बी अ डिसाइडिंग फैक्टर, राइट। So the topic today that I'm going to pick up is Indian polity, जिसको मैं प्लान कर रही हूँ कि बिल्कुल स्क्रैच से आप लोग के लिए स्टार्ट करती हूँ. So let's not waste much more time. Let's begin. So the topic today that I'm going to pick up is constitutional framework. संवैधानिक ढांचे के बारे में हम डिस्कस करेंगे. संविधान का जो ढांचा है हमारा, द constitutional framework of Indian Constitution, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. The first thing that we're going to discuss is the salient features of the constitution. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या स्पेशलिटीज हैं, व्हाट आर दी स्पेसिफिक फीचर्स या स्पेशल फीचर्स जो उसको बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बनाते हैं. फर्स्ट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हेन वी सी दिस लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे दो वर्ड्स को हमें समझने की जरूरत है. जब हम किसी भी संविधान की या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज इन अ फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट, एवरीथिंग इज रिटन, करेक्ट. वो कहीं एक जगह पर हो सकता है, एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट में हो सकता है लिखा हुआ, लेकिन जनरली इट इज अ रिटन बुक काइंड ऑफ अ थिंग, रूल बुक टाइप ऑफ अ थिंग, राइट, लाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दैट मैटर. The second classification is unwritten constitutions, like the British constitutions. When I say unwritten, does not mean कि कुछ भी नहीं लिखा होगा. It means they are working on the basis of the conventions and traditions, right? कुछ laws भी हैं, कुछ लिखे भी हुए हैं documents, but ये historically develop हुआ है. जैसे जैसे historical changes आए हैं वैसे वैसे ये develop होता गया है, इनको convention में follow किया जा रहा है. This is unwritten constitution, like the British constitution, as I told you. So when we talk about the Indian constitution, we are the lengthiest of all the written constitutions of the world. उसके के पीछे रीजंस हैं, वो मैं आपको बताती हूँ आगे. Now, it is very comprehensive, elaborate and a detailed document. बहुत ही comprehensive है, बहुत elaborate है और एक detailed document है, right? ओरिजिनली 1949 जब ये तैयार हुआ था, उस टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम डिवाइड करें तो इट कंसिस्टेड ऑफ अ प्रीएम्बल, अराउंड 395 आर्टिकल्स विच वर डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स. 22 भागों में विभाजित था वो, और 8 शेड्यूल्स थे, करेक्ट. बट प्रेजेंटली अगर हम देखें तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रीएम्बल. एक प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रस्तावना, लगभग 465 प्लस 465 प्लस आर्टिकल्स हैं विच आर डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स. सो देयर आर 3 पार्ट्स एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. कुछ ऐड हुए हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट हुए हैं, एंड 4 शेड्यूल्स ऐड होकर ये 12 शेड्यूल्स बन गए, 12 अनुसूचियां बन गई. लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. एज आई टोल्ड यू, कोई रीजन होगा ना कि इसका इतना बड़ा एक साइज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. तो द 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट हैव contributed to this huge humongous size of our constitution या elephantine size of our constitution are: number 1, geographical factors. अगर हम geographically देखें तो we are a vast nation, बड़ा देश है हम, but not just geographically but we are also diverse. We have huge diversity, correct. You will not deny that. इस वजह से भी इसका साइज बहुत बड़ा है. नेक्स्ट इज द हिस्टोरिकल फैक्टर्स. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी कुछ इन्फ्लुएंस है हिस्टोरिकल इवेंट से, हिस्टोरिकल चीजों से. उनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, विच वॉज अ वेरी वेरी बल्की डॉक्यूमेंट. बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था,
तो जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो भी लगभग 70% इज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. नेक्स्ट इज वी हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स. सेंटर के लिए और स्टेट के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. वी हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द टू ऑफ देम. नेक्स्ट इज द डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो जो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और इम्पॉर्टेंट रीजन है इसका कि द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इज प्रिपेयर्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एक बॉडी होती है जो उसको प्रिपेयर करती है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने बनाया ये कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने प्रिपेयर किया, उसमें बहुत सारे लीगल ल्यूमिनरीज थे, लॉयर्स थे, लॉ ग्रेजुएट्स थे. तो बिकॉज ऑफ दैट सब्जेक्ट स्पेशलिटी, सबको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देना था हर चीज का. एवरीथिंग वाज इन डिटेल एंड प्रिसाइज एंड कोई भी पॉइंट ओपन नहीं छोड़ा गया. इफ दिस हैपन्स, इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा तो इसके साथ ये किया जाएगा. एवरीथिंग वाज गिवन इन डिटेल specifically, right? So these are the factors. Now नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एज वी ऑल नो, इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बैग ऑफ बोरोइंग्स. उधार का थैला भी बोलते हैं हिंदी में इसे. तो ये अलग अलग सोर्सेज से हमने लिया है. इट इज नॉट दैट वी हैव कॉपीड every constitution of the world, but what we have done is we are actually inspired. We call it as an inspiration. कि हमने इंस्पिरेशन ली है कि अच्छा यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है तो वी कैन टेक इट. तो हमने वो इनकॉर्पोरेट तो किया है, लेकिन वी हैव चेंज दी कंडीशंस, अपनी कंडीशन के हिसाब से उसको थोड़ा मॉडिफाई भी किया है. लाइक द most of the provisions of our Indian constitution, they are taken from other countries constitutions and also the Government of India Act 1935, वहां से भी हमने लिया है. अब जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो हम इसको ना नैरो डाउन कर सकते हैं 3 चीजों में: स्ट्रक्चर, ढांचा, राइट, द फिलोसफिकल, द आइडियोलॉजिकल थिंग, जो हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एंड द पॉलिटिकल पार्ट. करेक्ट, कि भाई जो राजनीतिक जो ढांचा होगा, राजनीतिक स्ट्रक्चर होगा, या जो राजनीतिक जो गतिविधियां होंगी वो कैसे होंगी. तो अगर हम 3 सेक्शन में इसको डिवाइड करें तो हम ये समझेंगे कि जो स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ढांचा है, बेसिक ढांचा है, वो हमने 1935 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वहां से लिया है. जो फिलोसफिकल पार्ट है, जो हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये बिल्कुल आइडियल सिचुएशन होगी, इसमें ये प्रोवाइड करना है, दैट इज लाइक फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा, वो हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से और आयरलैंड से लिए हैं रिस्पेक्टिवली. देन द पॉलिटिकल पार्ट, द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लाइक द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज काइंड ऑफ, वी हैव अ कैबिनेट मिनिस्टर्स जो रूल करते हैं, विच आर द एग्जीक्यूटिव बॉडीज ऑल्सो. वो और उनके बीच का रिलेशन, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच का रिलेशन कैसा होगा, राइट. उसके अलावा जो मतलब गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, इस तरह की जो चीजें हैं वो हमने कहाँ से ली हैं? ब्रिटेन से ली है. करेक्ट. तो ये हमारे वेरियस सोर्सेस हो गए. नेक्स्ट कम्स a very important article, that is article 368 of the constitution, which provides for 2 type of amendments. अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, एक स्ट्रक्चर है, एक रूल बुक है जो कि 1950 में बनाई गई है, राइट. उस समय की सोसाइटी के लिए, उस टाइम पे जो चल रहा था, उस टाइम के हिस्टोरिकल इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए जो जो चीजें हुई उनको ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रक्चर, एक बुक बना कर दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, फ्रेम किया गया इंडिया के लिए, जिसमें लगभग सभी चीजों को कवर करने की बात की गई. बट ये भी उनका दूरदर्शिता में कहूंगी रही होगी जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, कि दे अंडरस्टूड द नीड ऑफ चेंज, द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज, एंड उसके लिए इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन एक्चुअली अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम, राइट. जैसे जैसे बदलाव आ रहे हैं सोसाइटी में, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, वैसे वैसे क्या क्या हमें चीजों में चेंज लाने की जरूरत है, क्या क्या रूल्स में चेंज लाने की जरूरत है, उसकी वजह से अमेंडमेंट का प्रावधान दिया गया है, जो कि 2 तरह से प्रोवाइड किया गया है मेजरली. कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि अमेंड किए जाते हैं स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से. मतलब
पार्लियामेंट की एक स्पेशल मेजोरिटी होती है, उसके द्वारा उसको अमेंड किया जाता है, चेंजेस लाए जाते हैं। पार्लियामेंट, नॉट द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात हो रही है, एंड द प्रेसिडेंट का असेंट। ठीक, special majority से we will be discussing these things in the later videos about special majority and all those things, right? If you have any kind of doubts and confusions, I have already posted a video on the amendment procedure of the constitution. I'll add the link also in the description below so that you can go and check the amendment procedure also, right? तो आपको clarity हो जाएगी about the majority, type of majorities and everything. Now, एक तो ये हो गए जो स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं, दूसरे होते हैं जो स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए पार्लियामेंट की, बट उसके साथ साथ जो स्टेट्स हैं, हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, 50% ऑफ द स्टेट हैव टू रेटिफाई, स्टेट्स को भी उसमें अपना एसेंट देना होता है अगर फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हम कर रहे हैं, राइट? बट कुछ ऐसे चेंजेस भी हैं जो कि सिंपल मेजोरिटी से किए जाते हैं, उसमें स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है, और वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स होते हैं, लेकिन वो ऐसे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर नहीं आएंगे। तो जो भी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल मेजोरिटी से किए जाएंगे ऑफ द पार्लियामेंट, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368। दे आर अमेंडमेंट्स, वो संशोधन तो हो रहा है लेकिन 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं है। आर्टिकल 368 में टू टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स की बात की गई है सिर्फ, डू नॉट गेट कंफ्यूज। अमेंडमेंट तीन तरह से होता है, एक सिंपल मेजोरिटी, एक स्पेशल मेजोरिटी एंड स्टेट रेटिफिकेशन, राइट? 50% ऑफ स्टेट रेटिफिकेशन। सिंपल मेजोरिटी डज नॉट कम अंडर आर्टिकल 368, करेक्ट? आर्टिकल 368 में स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन आता है, करेक्ट? इसलिए मैंने इसको अलग से मेंशन किया। नेक्स्ट, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, अगेन इंपॉर्टेंट फीचर। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, सेंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है, लेकिन यूनिटरी बायस्ड, केंद्र की तरफ झुकाव है एज अ यूनियन। ठीक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमको पता है केंद्र में एक सरकार है और राज्यों में भी सरकारें हैं, और ये लगभग जो भी यूजुअल फीचर्स होते हैं फेडरेशन के उनको फॉलो भी करता है। But at the same time, the Indian Constitution also contains a large number of unitary और non-federal features. But उसके साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स भी रखता है। I would like you all to write them in the comment section below. Right? Give me a few unitary features of our Indian Constitution. ठीक? नहीं आप बता पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में I'll explain this. Correct? उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आर्टिकल 1 है हमारा, आर्टिकल 1 विच सेज विथ पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। उसमें आर्टिकल 1 जो है वो ये बताता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम एक स्टेट्स का यूनियन है, जिसका मतलब ये है कि एक इंडियन फेडरेशन, जो हम इंडिया का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो फेडरेशन है इंडिया की, वो किसी अग्रीमेंट के तहत नहीं बना है। वी आर नॉट अ पार्ट रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। नंबर 2, किसी भी राज्य को इस फेडरेशन से बाहर निकलने का अधिकार नहीं दिया। नो स्टेट हैज द राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन, करेक्ट? इसलिए हम कह सकते हैं कि वी आर क्वाजी फेडरल और यूनिटरी बायस वाला फेडरेशन, क्योंकि फेडरेशन तो एग्रीमेंट होता है ना स्टेट्स के बीच में, लाइक यूएसए इज अ फेडरेशन, करेक्ट? बट इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन बिकॉज ना तो एग्रीमेंट के तहत फेडरेशन बना है, वी हैव कम टुगेदर इन थ्रू एन एग्रीमेंट, ना ही किसी को राइट है इससे अलग होने का, राइट? चलिए, these are some statements that I've mentioned here, जो अलग अलग लोगों ने हमारे फेडरेशन को लेके बोली हैं, बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे। फेडरल स्ट्रक्चर भी दिखता है, फेडरेशन के जो फीचर्स है वो भी दिखते हैं, और यूनिटरी फीचर्स भी दिखते हैं। तो फेडरल इन द फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? वी आर, स्ट्रक्चर तो हमारा फेडरल, लेकिन जो स्पिरिट है वो यूनिटरी है, बायस्ड, राइट? इसलिए हम केसी वेरे ने क्या कहा इसको? क्वाजी फेडरल। बार्गेनिंग फेडरलिज्म बाय मॉरिस जॉन्स। फेडरलिज्म को अथॉरिटी दे दी, लेकिन उसको बार्गेन करना पड़ता है अपनी पावर के लिए। यूनिटरी डोमिनेशन है। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आपस में मिल के सब लोग काम करते हैं, राइट? बाय ग्रैनविल ऑस्टिन।
नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. अब हमारा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज पार्लियामेंट्री, राइट. अब पार्लियामेंट्री का मतलब ये नहीं है कि बस सेंटर में पार्लियामेंट्री है. वी हैव अ सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो कि सेंटर में भी ऐसे काम करती है और स्टेट्स में भी ऐसे काम करती है. एक्सक्यूज मी. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया? नंबर वन, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव. एक nominal executive है who is the president of India and real executive who is the prime minister of India who is elected directly by the people, right? जो actual में decision maker है. But we have a nominal head also. Then is majority party rules. So these points are very important to understand the kind of government that we have, parliamentary form of government in India. What are the features? You can always note down these features as important features. मेजॉरिटी पार्टी रूल्स. अब जो मेजॉरिटी पार्टी होगी वही रूल करे, उसी का रूल होगा. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटिव. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट. किसी एक मिनिस्टर ने गलती की है और एक मिनिस्टर के अगेंस्ट अगर नो कॉन्फिडेंस आया है तो पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव द कैबिनेट हैज टू बी डिसॉल्व. तो सबकी एक वो कहते हैं स्विम टुगेदर एंड सिंक टुगेदर. दैट इज व्हाट वी फॉलोज हियर. मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर. जो भी मेंबर्स हैं, जो भी मिनिस्टर्स हैं, उनकी लेजिस्लेचर में मेंबरशिप होना जरूरी है. दे हैव टू बी द एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, करेक्ट. अगर आप मिनिस्टर्स हो तो लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर. लीड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर इन दी एट द सेंटर एंड चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट्स, करेक्ट. नाउ डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस. Now, the Parliament of India is, we can understand that Parliament comprises of the President of India, Executive Head, then your Rajya Sabha, the Upper House, the Permanent House, and Lok Sabha, the Lower House. So, हमारे यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमने बात की है, साथ साथ हम डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस की बात भी करते हैं कि लोकसभा को विघटित किया जा सकता है अपने टर्म खत्म होने से पहले भी अगर सरकार में कॉन्फिडेंस ना हो तो, और वो प्रूव हो जाए. लेकिन ओनली द लोअर हाउस, नॉट द अपर हाउस. अपर हाउस और राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है. सो दिस इज द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया. These are the important topics that we have to discuss regarding these salient features. इसके अलावा और भी कुछ features हैं like the emergency powers, the emergency provisions that are given in the Indian structure, the citizenship, unitary citizenship, single citizenship जिसको बोल सकते हैं हम, एक ही नागरिकता है देश में. और इसके अलावा और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन these are the most important ones that I've discussed with you. I hope you like the video. Do not forget to like, share and subscribe. And until next time, bye bye, take care, happy festivities. Thank you.